एंड वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में। चैप्टर का नाम है प्रियम्बल, प्रस्तावना। और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है ये किस पर आधारित है। तो ध्यान रखिए कि ये जो प्रियम्बल है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्देशिका थी उस पर आधारित है ये प्रियम्बल। फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में मूव कराया और 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया और उसी का मॉडिफाइड वर्जन आगे जाकर भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल बना। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है ये किस पर बेस्ड है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बेस्ड है ये प्रियम्बल। ठीक। सेकेंड पॉइंट याद रखिए कि प्रियम्बल को संविधान के आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। तो प्रियम्बल को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। का मतलब अगर आपको कोचिंग में एंट्री लेनी है तो पहले आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले उसकी प्रियम्बल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पार्लियामेंट है ये। नानी पालकी वाला ने ये बोला है कि प्रियम्बल इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। थर्ड पॉइंट याद रखिए कि सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, उसकी शुरुआत भी प्रियम्बल से ही होती है। ठीक है। और भारत का संविधान भी प्रियम्बल से ही होता है। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली ना नमस्ते ट्रंप हुआ था तो उसमें शुरुआत की थी ट्रंप ने कि हम दोनों के संविधान की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है वी द पीपल। हम भारत के वी द पीपल, तो हम लोग मतलब वी द पीपल, तो उसके आगे जुड़ गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये प्रियम्बल जो भारत का संविधान की प्रस्तावना है इसके बेसिक 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। दूसरा, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया और फाइनली यही मॉडिफाइड वर्जन में संविधान की प्रस्तावना बनी। और तीसरा, सबसे पहले अमेरिका ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से स्टार्ट किया है। इसका मतलब अगर आपसे पूछ ले कि भारत ने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हुआ है तो आंसर है उसका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक। अब शुरुआत करते हैं प्रियम्बल को पढ़ना। ये तो बेसिक पॉइंट हो गए। प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये प्रियम्बल दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। प्रियम्बल कहाँ से लिखा हुआ है? प्रियम्बल ये शुरुआती यहीं से होती है। लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, तो ये पढ़ते रहो आप साथ साथ। सॉlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity. कैसी fraternity? Assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये पूरी की पूरी प्रियम्बल, ये संविधान की ये प्रस्तावना लिखी हुई है। इस पूरी संविधान की प्रस्तावना को ये कोशिश करी जानी चाहिए कि ये प्रस्तावना जनरली, चाहे आप हिंदी मीडियम की हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम की हो, याद होनी चाहिए। क्या फ़ायदा होता है इसका? मेंस राइटिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। आप जब सेकेंड पेपर लिखेंगे मेंस का तो आपको प्रियम्बल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। आप जब फोर्थ पेपर लिखते हो, जीएस में एथिक्स का पेपर लिख रहे होते हो, तो प्रियम्बल का यूज़ हो जाता है। कई सारे इसके पॉइंट का यूज़ कर लिया जाता है। अगर प्रियम्बल और इवन इंटरव्यू में कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है, पीसीएस 2018 का रिजल्ट हो सकता है आ जाए आने वाले समय में, तो प्रियम्बल के हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल सुना दीजिए। तो आप ये वहाँ पर एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते याद नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की हर किताब के पहले पन्ने पर प्रियम्बल लिखी रहती है। ठीक है। तो ये प्रियम्बल याद होनी चाहिए। अच्छा, इस प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसको हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर ये जो वर्ड, की वर्ड्स पकड़ते हैं हम लोग। पहला की वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। पेन थोड़ा वैसा ले लो। दूसरा की वर्ड है सॉवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके आगे लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यही लिखा है ना। तो इन वर्ड्स को पहले पकड़ते हैं, फिर धीमे धीमे समझते हैं इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ठीक। तो कैसे शुरुआत करेंगे? कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रस्तावना की कौन कौन से घटक हैं या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या लिखा है इस प्रियम्बल में। तो कंपोनेंट, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। पहला कंपोनेंट है द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताई गई है कि भारत में सोर्स ऑफ अथॉरिटी, शक्ति के स्रोत कौन है।
दूसरा कंपोनेंट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। दूसरा कंपोनेंट मतलब प्रियम्बल का दूसरा भाग बताता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। थर्ड लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद प्रियम्बल बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, और अंत में प्रियम्बल ही बोलती है कि हम इस संविधान को कब अधिग्रहित या फिर हम लोग इसको अडॉप्ट कब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है, ये संविधान की प्रियम्बल में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रियम्बल की पहली लाइन है वी द पीपल। तो इसका मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी, शक्ति का स्रोत, मतलब स्रोत कौन है भारत में शक्ति का? तो हम भारत के लोग शक्ति का स्रोत हैं, क्योंकि हम ही हैं जो हर चीज़ बना रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का इलेक्शन में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हम ही तो कर रहे हैं सब चीज़ें। ठीक है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में, ठीक है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में मतलब जो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन एज अ कैंडिडेट एमपी उसको हम ही चुन रहे हैं। हर चीज़ में हमारा योगदान है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, हम उसके अंदर हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम वहाँ बैठे हुए हैं। तो वी द पीपल, शक्ति का स्रोत भारत में कौन है? वी द पीपल, हम भारत के लोग ही शक्ति के स्रोत हैं। ठीक है, वी द पीपल एम्फेसाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाई एंड फॉर द इंडियन पीपल एंड नॉट गिवन टू देम बाई एनी आउटसाइड पावर। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ठीक, तो पहला कंपोनेंट हो गया सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? वी द पीपल। सेकेंड क्या लिखा है कंपोनेंट? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत की प्रकृति कैसी है। तो देखो प्रियम्बल पे पहुँचते हैं, वापस से प्रियम्बल पे पहुँच के देखते हैं। देखो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल। आगे क्या लिखा है? भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति है, सबसे पहले देखो सॉवरेन, उसके बाद हम सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये हमारे भारत की प्रकृति है। मतलब सबसे नंबर 1 सॉवरेन, नंबर 2 सोशलिस्ट, नंबर 3 सेकुलर, नंबर 4 डेमोक्रेटिक, नंबर 5 रिपब्लिक। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति कितने प्रकार की दी हुई है, तो हम क्या बताएंगे? 5 प्रकार की प्रकृति दी हुई है। कौन सी दी है? सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो आप बोलोगे आपको कैसे याद है? तो पहले जान लेते हैं सॉवरेन क्या है, सोशल क्या है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, फिर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया इज़ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरेन। का मतलब कोई भी बाहरी शक्ति भारत की संप्रभुता पर उंगली नहीं उठा सकती। हम संप्रभुत्व हैं, हमारे पर अधिकार है। भारत देश के लोगों का भारत देश पर अधिकार है, भारत सरकार का भारत पर अधिकार है। किसी भी अन्य देश की पावर हमारे ऊपर नहीं प्रयोग की जा सकती। भाई ध्यान दो ना, अभी अमेरिका ने रिसेंटली क्या बोला था, अभी हाल में बोला था कश्मीर के मुद्दे पर हम चाहते हैं कि हम कश्मीर और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन करें। तो भारत ने क्या कहा? शट अप, चुप रहिए। क्यों? क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हमारे इंटरनल मैटर्स पर कोई भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस हम स्वीकार नहीं करेंगे। यही तो बोला, और ये मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि आखिर कश्मीर के मुद्दे पर हमने क्यों इंटरफेरेंस हम स्वीकार नहीं करते हैं? तो वो हमारा इंटरनल मैटर है। और फिर कई सारे समझौते जो वहाँ पर मेंस के आंसर में लिखने थे, उसकी पूरी एक आंसर राइटिंग का एक इंट्रोडक्शन देना था, पूरा लिखने, प्रियम्बल को भी वहाँ पर कोट करना था एक्चुअली। तो सॉवरेन है क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, इसलिए कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी पंगा, मतलब टांग नहीं अड़ा सकती। ठीक है, लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इसका मतलब हो गया, ये हो गया सॉवरेन, संप्रभुत्व राज्य हैं हम। सेकंड क्या लिखा है? सोशलिस्ट, हम सामाजिक राज्य हैं। और ये तो जवाहरलाल नेहरू का तो सामाजिकता ही थी जवाहरलाल नेहरू की। सामाजिक का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक फिलॉसफी वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सोर्स ऑफ इनकम आर ओन्ड बाय द स्टेट। मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन हो रहा है और सोर्स ऑफ इनकम जो सैलरी जनरेट, जो इनकम जनरेट हो रही है, उस पर राज्य का अधिकार होगा। क्यों? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि हम बार बार क्या बात करते हैं? हम समानता की बात करते हैं। तो अगर सोर्स ऑफ इनकम और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार के हाथ में है, इसका मतलब अगर सरकारी कंपनियां होंगी तो जनरली ऐसा बोला जाएगा कि सरकार सब में समान रूप से चीज़ों को बांटेगी। ये है सोशलिज्म, ये है सामाजिकता। ठीक, इंडिया एडॉप्टेड, इसी यही कारण है कि इंडिया ने ना तो, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया सोशलिस्ट भी है और इंडिया कैपिटलिस्ट भी है। कभी पूंजीवादी होती है तो कभी सामाजिक सोशलिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं हम। जब कांग्रेस आती है तो वो सोशलिज्म की बात करती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें करेगी, और जब बीजेपी आएगी तो कैपिटलिस्ट की बात करेगी, हर चीज़ प्राइवेट करने की सोचती है ना। तो ये इसलिए हमने कैसा अपनाया? हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई हुई है। हमारे यहाँ चीज़ें मतलब गवर्नमेंट ओन्ड भी हैं और हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। वेयर अपार्ट फ्रॉम द स्टेट देयर विल बी प्राइवेट प्रोडक्शन टू। ठीक, यही लिखा हुआ है।
थर्ड पॉइंट लिखा है सोशलिज्म एज अ सोशल फिलोसफी स्ट्रेस मोर ऑन सोसाइटल इक्वलिटी। मैं बता चुका हूँ कि इक्वल समानता की बात करेगा सोशलिस्ट, तो ये हो गया सोशलिस्ट। इसके बाद है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर फीचर ऑफ सेकुलरिज्म एज इन्विसाज्ड एज इन द प्रॉबल इज टू मीन दैट द स्टेट विल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकुलरिज्म, आप सेकुलरिज्म से क्या समझते हैं? तो एक तो ये अंतर जानना बहुत जरूरी है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में फ़र्क होता है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों में फ़र्क है। आप गूगल पे देखना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पंथ निरपेक्ष रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में फ़र्क है। पंथ अगर कोई होगा तो उस पंथ की कोई किताब होगी, अगर वो पंथ होगा तो उस पंथ का कोई एक भगवान होगा, उस पंथ का कोई एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता होगा। तो ये पंथ की विशेषताएं होती हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी धर्म नहीं है। अगर हमने अपने में सेकुलरिज्म लिखा है, इसका मीनिंग सिंपल सा मीनिंग है देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, क्योंकि हम कई सारे धर्मों को पनाह देते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कहता है फंडामेंटल राइट में, जिसके हिसाब से हर व्यक्ति को अपने रिलीजन को कॉन्साइंस करने की, प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की और प्रोपोगेट करने की आज़ादी दी गई है। ठीक है, तो कई सारे धर्म हैं हमारे यहाँ, लेकिन भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, यही मीनिंग है सेकुलर का। और इसमें एक और सेकंड पॉइंट लिखा है एसआर बोमाई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 1994 में एक केस हुआ था, एसआर बोमाई केस। इसमें कहा गया था कि ये सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर भारत के सिद्धांत का मूलभूत ढांचा क्या है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियोज़ में जाइए और उसको सुनिए, बहुत अच्छा पढ़ा है मैंने। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य का मतलब यहाँ पर लोगों का तंत्र है। लोगों का तंत्र का मतलब यहाँ की सरकारों को चुनकर हम भेजते हैं, हमारे द्वारा सब कुछ होता है, ये लिखा हुआ है। इट इंडिकेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, हम चुनकर लोगों को भेज रहे हैं, हमारे हिसाब से वहाँ पे एमएलए, एमपी और जो भी एमएलसी हैं वो सब के सब जो बैठे हैं वो हमने चुन के भेजे हुए हैं। इसका मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोकतांत्रिक राज्य हैं, क्योंकि तंत्र यहाँ पर लोगों का है। रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू देम। ये बात अलग है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो भारत में बहुत संकीर्ण, नैरो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट है, हम सॉवरेन पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग सोशल पढ़ चुके हैं, सेकुलर पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेटिक पढ़ चुके हैं, हम तो पढ़ रहे हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक का सीधा सा मीनिंग है कि भारत देश मोनार्की को फॉलो नहीं करता। मोनार्की मतलब वंशवाद को फॉलो नहीं करते हम हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो, बस एक शर्त है कि उसने 35 साल की उम्र पूर्ण कर ली हो, भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। इसका मतलब हम वंशवाद को फॉलो नहीं करते हैं। हम राष्ट्रपति, हमारा जो स्टेट जो हम कहेंगे हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, उनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चूज़ करते हैं। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति इनडायरेक्टली चूज़ किए जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन उनका नहीं होता, उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यही लिखा हुआ है इसमें, एज अपोज्ड टू मोनार्की in which the head of a state is appointed on the hereditary basis for a lifetime or until he abdicates from throne। अच्छा, ओके, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मोनार्की वंशवाद का मतलब है, जैसे ना एलिजाबेथ है तो उनका जो बेटा या बेटी वो बन जाएगा, उसका बेटा या बेटी वो बन जाएगा, उसका बेटी या बेटा वो बन जाएगा। तो क्रम चल रहा है वंश के अंदर पहले बेटा, मतलब पहले पिता, पहले दादा, फिर पिता, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये क्रम चलता चला जा रहा है। ठीक है, ये है वंशवाद। लेकिन भारत में क्या है? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज एन एंटिटी इन विच द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो लिख देगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक। आप गणराज्य से क्या समझते हो? तो गणराज्य का तात्पर्य है कि उस राज्य का मुखिया, हेड ऑफ द स्टेट, विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर मैं भारत में आऊँ तो मैं कहूँगा कि भारत में हेड ऑफ द स्टेट कैसे चुना जाता है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ चुनाव होता है तो हम राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। हमारी जगह एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उनका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, मतलब भारत के राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होता है? 5 साल।
तो ये है हमारे यहाँ इसका रिपब्लिक का मीनिंग सिंपल सा ही है। मान लो इंटरव्यू पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक, तो सीधा सा मीनिंग बताओ कि सर जो राज्य का मुखिया है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य का मतलब देश, हम भारत देश की बात कर रहे हैं, हम इंटरनल रिलेशनशिप में स्टेट का मतलब कंट्री होता है। तो आंसर ये होगा सर जो भारत देश का मुखिया हेड ऑफ द स्टेट है वह है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और उसका कार्यकाल फिक्स होगा, इसे हम लोग कहेंगे गणराज्य। ठीक है, चलें आगे। अब आ गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रियम्बल मैंने बताया ना, प्रियम्बल का तीसरा घटक है जो ये बताता है कि संविधान का उद्देश्य। अच्छा, मैंने शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। मैंने बोला था ना कि ये सीक्वेंस जरूर याद करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले हम सॉवरिन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। इस सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है सो से डियर। मैंने भी कहीं से पढ़ी थी तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। सो से डियर, सो से सॉवरिन, सो से सोशलिस्ट, से सेकुलर, डी से डेमोक्रेटिक और आर से रिपब्लिक। ये सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है। पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए इनमें से कौन संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति नहीं है, या भारत की प्रकृति का सीक्वेंस बता दीजिए क्या है। अभी राज्यसभा का एक एग्ज़ाम हुआ था कोई सा, मुझे याद नहीं है सच कौन सा एग्ज़ाम, लोकसभा या राज्यसभा कोई एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली। उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए कि भारत के प्रियम्बल में जो इंडिया की नेचर लिखा हुआ है उसका सीक्वेंस क्या है। तो उसका सीक्वेंस है सॉवरिन, सो से डियर, तो पहले हम सॉवरिन हैं, उसके बाद हम सोशल हैं, सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। तो आंसर क्या है सो से डियर, सो से डियर। शॉर्ट ट्रिक इसको याद कर लो। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सॉवरिन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड आर से रिपब्लिक। ठीक है, चले आगे। आगे क्या हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द, मतलब ये प्रियम्बल प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य बताती है। संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य है जलेबी खाना। जलेबी खाते हैं ना हम लोग, मैं पता, मैंने भी पढ़ा था कभी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ। जलेबी खाना का मतलब जलेबी की जगह बी की जगह एफ कर दो, जलेफी। तो फिर से इरेज करते हैं, फिर से लिखते हैं। तो इसका मतलब हमारा उद्देश्य है जलेबी खाना, तो बी की जगह एफ करोगे तो जलेफी। जलेफी क्या उद्देश्य है, तो संविधान का उद्देश्य है जस्टिस, न्याय प्रदान करना, लिबर्टी प्रदान करना, इक्वलिटी प्रदान करना, फ्रेटर्निटी, बंधुत्ववाद की बात करेगा, और अंत में इंटीग्रिटी, अखंडता की बात करेंगे। ठीक है, तो संविधान किसकी बात करता है, जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, और अंत में इंटीग्रिटी की बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, कितने प्रकार की जस्टिस है, तो चलो अब हम लोग प्रियम्बल पे वापस से लौट के चलते हैं, खुद ही देखेंगे हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल पे पहुंचते हैं। ये देखिए प्रियम्बल लिखा हुआ, जस्टिस, कैसा जस्टिस प्रदान करना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, सामाजिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, और राजनीतिक जस्टिस, न्याय प्रदान करना है हमको। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई, तो आंसर क्या होगा, 3 प्रकार का। कैसा 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद लिबर्टी प्रदान करने हैं, कितने प्रकार की लिबर्टी दी गई, लिबर्टी ऑफ थॉट 1 नंबर, एक्सप्रेशन 2, थर्ड बिलीफ, फोर्थ फेथ और फिफ्थ वर्शिप। तो आपको आज़ादी कैसी दी गई है, आपको आज़ादी थॉट, सोचने की दी गई है, एक्सप्रेशन की दी गई है, बिलीफ की दी गई है, फेथ की दी गई है, और वर्शिप की दी गई है। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की, तो आंसर क्या हो गया, 5 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इक्वलिटी। इक्वलिटी कैसी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, नंबर 1 स्टेटस की बात की है, और नंबर 2 अपॉर्चुनिटी, अवसर और प्रतिष्ठा की बात की गई। इक्वलिटी, इसका मतलब आपको इक्वलिटी कितने प्रकार की दी गई है, 2 प्रकार की। याद करो 2018 के पेपर में क्वेश्चन रखा हुआ था कि संविधान की प्रस्तावना में जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी के कितने प्रकार हैं, तो जस्टिस 3 प्रकार की, लिबर्टी 5 प्रकार की, और इक्वलिटी 2 प्रकार की। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर प्रियम्बल याद हो जाएगी तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक, अब वापस चलते हैं। तो यही लिखा हुआ है वहाँ पर, देखो उसी डायग्राम मैंने यही लिखा है कि देखो जस्टिस लिखी हुई है। जस्टिस कौन सी, ये इधर उधर भाग जाता है पता नहीं क्यों। जस्टिस कौन सी, देखो जस्टिस लिखी हुई है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल 3 प्रकार की लिखा है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2 प्रकार की, और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप कितने प्रकार की, 5। ठीक है, कल का क्वेश्चन हो सकता है घूम के आ जाए कि बताइए इनमें से कौन सी लिबर्टी प्रियम्बल में नहीं लिखी हुई है, और इनमें से थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप में कुछ एकदम घुमा देगा और पूछ लेगा। तो इसको ध्यान से रखो।
फ्रेटर्निटी का मतलब एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देश में बंधुत्ववाद की बात करनी है, मतलब भाईचारा, और इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता की बात करनी है। हम अखंड हैं, बेसिकली हम बहुत सारे डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन हम विभिन्न होने के बाद भी एक हैं, ठीक है। तो याद रखना इंटीग्रिटी, जलेफी याद रखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, जलेफी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, ठीक। अब देखते हैं डेट ऑफ, आखिरी जो प्रियम्बल का अंतिम पड़ाव है वो कहता है एडॉप्शन ऑफ द, मतलब प्रियम्बल को, मतलब संविधान को ग्रहण करने की डेट कौन, एडॉप्शन ऑफ द प्रियम्बल, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रियम्बल का अंतिम बात बोलती है। दिखाता हूँ तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये एक्चुअली मुझे ना तो कभी कभी चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं जल्दी पहुँच नहीं पाता। ये देखते हैं, ये अंतिम पार्ट है, ये प्रियम्बल का अंतिम दौर चल रहा है, हम आखिरी कंपोनेंट पे चल रहे हैं। ये है आखिरी कंपोनेंट। ये आखिरी कंपोनेंट क्या लिख रहा हुआ, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। इसका मतलब अधिग्रहण कब किया गया, ध्यान रखना दो टर्म है, अडॉप्ट, इनेक्ट और इन्फोर्समेंट, ये तीन टर्म है एक्चुअली, जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि लोग बच्चे पूछे सर एडॉप्शन में, इनेक्टमेंट में और इन्फोर्समेंट में फ़र्क क्या होता है ना। तो ध्यान देते हैं, अभी कहानी सुनते हैं फिर इसको समझेंगे। पहले देख लें क्या क्या लिखा हुआ, उसके बाद डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन क्या है। तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या लिखी है, 26 नवंबर 1949। इस डेट को संविधान को एडॉप्ट किया गया या फिर इनेक्ट किया गया, ठीक है। तो याद रखना अनधिकृत या अधिग्रहित, ये जो इनेक्टमेंट और अडॉप्शन है वो 26 नवंबर 1949 को है, ठीक। उसके बाद लिखा है बट मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950, लेकिन संविधान वास्तविकता में लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कौन कौन से आर्टिकल लागू किए गए 26 नवंबर 1949 को। तो आर्टिकल 394 ये स्टेट करता है कि आर्टिकल 394 एंड आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92, 93 शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। अब ये तो मैं आर्टिकल सारे पढ़ने नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है कि जब संविधान को पहली बार अडॉप्ट किया गया तो सारे के सारे आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया, तो गलत है, सारे के सारे आर्टिकल्स नहीं आए थे, कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया। फॉर एग्जाम्पल 324 देखो दिख रहा होगा, इलेक्शन कमीशन दिखाई दे रही होगी, है ना, तो इलेक्शन कमीशन था वहाँ पर। सिटीज़न के आर्टिकल आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो थे वहाँ पर। तो ये याद रखना है बस कि कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 60 दिखाई दे रहा है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ये कुछ आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी गई थी, लेकिन सारे के सारे आर्टिकल कब इन्फोर्स किए गए 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अब डेट आती है कि आखिर डाउट होता है कि सर ये 26 नवंबर और 26 जनवरी 1950 लफड़ा क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान दो, एक बार एक माँ, अब कुछ लोगों के लिए कहानी महात्मा गांधी, कुछ लोग स्वामी विवेकानंद की, जो तुम्हें अच्छा लगे वो सेट कर लो, मेरे लिए वो कहानी स्वामी विवेकानंद की है। एक माँ पहुँचती है अपने बच्चे के पास, और स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत सुन रखा है उसने, और एक माँ अपने बच्चे को लेकर पहुँचती है स्वामी विवेकानंद के पास, मैंने गलत बोल दिया कुछ शायद। स्वामी विवेकानंद के पास जब पहुँचती हैं माँ अपने बच्चे को लेकर, बहुत दूर से चल के आती हैं, नदी वदी तैर के, और पहुँच के स्वामी विवेकानंद से कहती हैं कि स्वामी जी मेरा बेटा मिठाई बहुत खाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि माता 7 दिन के बाद आना। तो माँ वापस चली जाती है, भाई माँ को लगता है कोई मिरेकल होगा शायद। 7 दिन के बाद माता फिर से बहुत दूरी तय करके, बहुत लंबी यात्रा करने के बाद स्वामी जी के पास पहुँचती है और कहती है कि स्वामी आपने कहा था 7 दिन के बाद आना, मेरा बेटा मिठाई बहुत खाता है। तो स्वामी जी ने उस बच्चे से 2-3 शब्द बोले, वो ये कि बेटा मिठाई मत खाया करो, दांत में कीड़े लग जाते हैं, बस इतना बोला। तो माता भन्ना गई कि अगर यही पंक्तियाँ बोलनी थी तो मुझे इतनी दूर की यात्रा करवाई, 7 दिन का वेट करवाया, एक ही दिन में बोल दिए होते शुरुआत में ही। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली, उन्होंने बोला माँ तो जनरली पूछ ही देती, जो बोलना होता बोल देती। तो माँ ने पूछ दिया कि आपने अगर यही बोलना था तो मुझको 7 दिन पहले क्यों नहीं बोल दिया, 7 दिन बाद बुलाया, इतनी दूर से आई हूँ मैं। तो माँ को स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि हे माता, आज से 7 दिन पहले मैं बहुत मिठाई खाता था, और उस बच्चे को आप लेकर आई तो मैं उसको कैसे टोकूं, जब मेरे अंदर वो कमी है तो मैं सामने वाले को कैसे टोकूं कि भैया मिठाई मत खा तू। तो मैंने पहले 7 दिन अपने आप को, वो आदत को मैंने ग्रहण किया कि मैं उस मिठाई को नहीं खाऊंगा, और जब एक बार मैंने ग्रहण कर लिया उस चीज़ को कि मिठाई नहीं खानी, तब मैंने उस बच्चे के ऊपर ये लागू कर दिया कि बेटा तुम मिठाई मत खाओ। क्या समझ में आ रहा है इस कहानी को मैं यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ। संविधान सभा जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जो संविधान को
अडॉप्ट और इनेक्ट करेंगे तो पहले उन्होंने संविधान को बनाया, संविधान सभा ने पहले संविधान को बनाया, फिर सबसे पहले उस संविधान को खुद को दिया। वो डेट क्या थी? वो डेट थी 26 नवंबर 1949। और जब एक बार खुद उस संविधान को ग्रहण कर लिया तो अब वो देश के ऊपर लागू किया, वो डेट है 26 जनवरी 1950। क्लियर हुआ ना? तो अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 और भारत देश पर लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, सारे के सारे आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किए गए, ये याद रखिएगा। सारे आर्टिकल लागू हुए हैं 26 जनवरी 1950। फिर समझ में आता होगा सर ये 26 जनवरी को क्यों किया गया इन्फोर्समेंट? तो इसकी अलग कहानी है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, उसमें हम लोग जानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन के दौरान, लाहौर सेशन के दौरान रावी नदी के तट पर झंडा लहरा दिया था। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, वहीं पे डिसाइड किया गया कि अब से 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक बनाएंगे। तो ये हम अपने आगे चल के बातें करेंगे आखिर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लिया गया। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए लिखा हुआ है, हेडिंग लिखिए, प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले बहस का मुद्दा बना रहा बहुत दिनों तक कि आखिर क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। तो बेरूवरी का केस हुआ 1960 में। अब ये बेरूवरी केस को आप लोग पढ़ो गूगल करके तो आपको समझ आएगा बेरूवरी कोई व्यक्ति है कि कोई स्थान है कि कोई ज़मीन है, क्या है। तो ये बेरूवरी केस हुआ 1960 में। तो इस 1960 के केस में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में। तो अपने ही जजमेंट को रिव्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC का केस हुआ 1995 में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, अंग है। ठीक है, आगे चलें। अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल मतलब क्या प्रियम्बल प्रस्तावना को संशोधित किया जाता है, अमेंडमेंट क्या उसमें हो सकता है। तो देखो ध्यान दो कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। इट कैन बी अमेंडेड, पहला पॉइंट तो यही है कि इट कैन बी अमेंडेड, इसमें संशोधन हो सकता है। सेकेंड, अब तक भारत की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना को सिर्फ एक बार ही अमेंड किया, अब तक एक ही बार अमेंडमेंट इसका हुआ है। और उस एक बार के अमेंडमेंट से 3 शब्द नए जोड़ दिए गए प्रस्तावना में। कौन से 3 शब्द जोड़ दिए गए नए? तो पहला है इंटीग्रिटी, दूसरा है सोशलिस्ट और तीसरा है सेकुलर। दिख रहा है ना? तो फॉर्म याद करो, ISS, 3 याद रखना। ISS में कंफ्यूज मत हो जाना कि पता लगा सेकुलर की जगह सॉवरेन मार के चले या सोशल की जगह सॉवरेन मार के चले। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लिखेगा बताइए भारत की प्रियम्बल में हुए संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड नहीं जोड़ा गया। तो लिख देगा A ऑप्शन सॉवरेन, B ऑप्शन इंटीग्रिटी, C ऑप्शन सोशलिस्ट और D ऑप्शन सेकुलर। तो आंसर क्या होगा? सॉवरेनिटी, सॉवरेन पहले से ही भारत देश संप्रभुत्व पहले से है, उसको नहीं जोड़ा गया। जो जोड़े गए वो 3 शब्द कौन से हैं? इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक, कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़ दिए गए। मैंने पढ़ा रखा है केशवानंद भारती केस, वहाँ पर मैंने बोला भी है कि 1976 में इंदिरा गांधी एकदम से बहुत ताव में आ गई थी, सरकार बहुत मजबूत थी, तो उन्होंने ताबड़तोड़ संशोधन किए हैं। उसी क्रम में याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन भी किया गया है संविधान में। उसके द्वारा जो शब्द जोड़ दिए गए हैं वो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये भी याद रखिएगा कि इस 42वें संविधान संशोधन को हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा कई सारे पार्टों में परिवर्तन कर दिए गए। अगर याद हो तो याद होगा कि 42वें के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई है ना, फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई। कई सारे इस पार्टों को छेड़ा गया, उन्हें परिवर्तन किया गया है, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये याद रखिएगा कि 3 शब्द जोड़े गए हैं, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। कौन कौन से? अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सोशलिस्ट। तो क्वेश्चन पे जब भी क्वेश्चन आएगा, अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी कि बताइए अब तक प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15 बार। तो याद रखना कि अब तक प्रस्तावना को सिर्फ 1 बार ही अमेंड किया गया है। ठीक, चलें आगे चलते हैं।
पेपर चैप्टर खत्म हो चुका है ये वाला। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल टेकन फ्रॉम, भारत की प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया ये आपको बताना है। आप बताइए, मैं अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। और सेकेंड लिखा हुआ है हाउ मैनी टाइम्स प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड टिल सो फार, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये था प्रीएम्बल का पूरा चैप्टर। मेरे ख्याल से अब तक इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। एक बार मैं शॉर्ट ट्रिक फिर से बता देता हूँ। अगर भारत की प्रकृति बतानी हो तो सो से डियर, सो से डियर, सो से क्या था सॉवरेन, सो से सोशलिस्ट, से सेकुलर, डियर से डी में डेमोक्रेटिक और आर से रिपब्लिक। ठीक, और उसके बाद मैंने बताया था कि प्रस्तावना का संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य है जलेबी या जलेफी। जलेफीज क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये प्रस्तावना का चैप्टर खत्म हो चुका है। इससे ज़्यादा कहीं कुछ पूछा नहीं जा सकता है, कहीं कुछ पूछा जाता भी नहीं है। कभी कभी यही पूछ लेते हैं, बताइए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो याद रखिए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल। कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि बताइए किसे कहा गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर किसे कहा गया की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। या ये ध्यान रखना, ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डिस्प्यूटेड है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2-3 जगहों पर और बोला गया है, लेकिन हाँ इट इज़ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि की टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को कहा गया है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को कहा गया है। ठीक, प्रीएम्बल में संशोधन हो सकता है। एक बात और याद रखिए कि प्रीएम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोविजन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो कोई शक्ति का स्रोत नहीं है, और ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं कि उसे शक्ति मिल भी नहीं सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के ऊपर अगर आप संशोधन कर रहे हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू उस पर संभव हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो प्रीएम्बल है नॉन जस्टिसेबल नेचर की है। इसका मतलब आप प्रीएम्बल प्रस्तावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते कि प्रीएम्बल में लिखा हुआ है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लेकिन रिजर्वेशन दे दिया, ये तो हमारे खिलाफ है, तो आप पहुंच जाओ। तो ये याद रखो कि प्रीएम्बल इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिए, लाइक करिए, अंत तक देखिए। ज़्यादा चीज़ों को मैं जनरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही स्टडी करवा रहा हूँ, जिसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा हर टॉपिक में ऐसा उठा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए। मतलब लोगों से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे, पसंद करेंगे, तो मैं और कोशिश करूँगा वीडियो को ज़्यादा तेज़ी से बनाया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।